Hi aspirants and future officers, this is Devendra Rathi, and in today's video I'll be discussing about how to fill in the detailed application form. बेसिकली जब आप अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो CAPF का, तो कुछ टाइम बाद UPSC आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट कर देता है, जो कि अभी UPSC ने कर दिया है. जनरल सिनारियो में अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 डेज़ UPSC देता है डैफ को भरने के, एंड आपको इसमें काफ़ी सारी नेसेसरी डिटेल्स जो UPSC को चाहिए होती हैं वो आपको इसमें देनी होती हैं. एंड द सेम डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दी पर्सनालिटी टेस्ट. जब आप दो देने जाओगे पर्सनालिटी टेस्ट तो यही सेम डॉक्यूमेंट आपका यूज़ होगा. तो इस डॉक्यूमेंट को भरने के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. वो क्या क्या चीज़ें हैं अभी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा. ऑब्वियसली फ़ोटो जो है अब वो ये वाली नहीं चलेगी. अब वो उनका जो क्राइटेरिया है, न्यू रूल्स हैं, उसके हिसाब से ही चलेंगी कि 3/4 एरिया में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 1/4 एरिया में आपका नाम और आपका डेट जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचाई है वो. एंड जो भी डेट आप डालोगे वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली आपका प्री फील्ड ही आएगा, जो आपको OTR है वहाँ से. सबसे पहले आपका नाम जो है, नाम आपका आप वही सेम नाम होना चाहिए जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है. जो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है और आपकी 10th की मार्कशीट है, उसके ऊपर जो भी नेम आपका मेंशन है एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग में आपको वही सेम नाम लिखना है. अगर वहाँ आपका सरनेम नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए. उसके बाद आपका एड्रेस है वो आप अपने आप भर लोगे. एड्रेस देने के टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एड्रेस जो भी आपका रहेगा, परमानेंट एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है, उसी पे आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, प्लस उसी एड्रेस से रिलेटेड आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी इफ़ यू गेट सेलेक्टेड. तो ये भरते टाइम काफ़ी ध्यान रखना है आपको. प्लस आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो 2 DV होंगे आपके. पहला PST के टाइम पे होगा और दूसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पे होगा. तो वो चेक होगा, वहाँ से आपका नाम ढंग से वेरीफाई करेंगे. दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज वाइल गिविंग इन योर नेम. उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगेन डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका रहेगा वो जो 10th क्लास की मार्कशीट पे लिखा हुआ है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है. अगर आपने आधार कार्ड में कुछ और लिखवाई है तो उसको भूल जाओ, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, क्योंकि UPSC आपकी सिर्फ 10th मार्कशीट देख के ही आपकी एज को निकालेगी कि आपकी कितनी है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी के साथ आपका सब कुछ चलेगा कि आपको कौन सी कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, या आपका वेट कितना होना चाहिए, या आपकी करंट एज कितनी है. तो इसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब कुछ चलता है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल मेंशनिंग दिस. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिटी मेंशन करनी है, विच एवर योर इज़. उसके बाद डू यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी फ्रॉम SC ST OBC EWS टू अनरिजर्व्ड. देखो रूल 21 है जो रिक्रूटमेंट रूल्स का, रूल 21 है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम रूल्स 2023 का. उसमें साफ लिखा हुआ है. कई बार क्या होता है कि आपने जब फॉर्म भरा था तो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी 16/5/2023. ये मैं अपने केस की बता रहा हूँ, आपके केस की नहीं बता रहा हूँ. तो मेरे साल ये लास्ट डेट थी. तो ऐसा हो सकता है ना कि इस दिन के बाद आपकी कास्ट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से या तो उस रिजर्वेशन से बाहर कर दिया गया है, या हो सकता है कि आपकी कास्ट को अब रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा. तो इस केस में रूल 21 ये कहता है तो आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हो. तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको एक बार फिर मौका दिया जाता है कि आप उसको चेंज कर सकते हो. बट ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है या तो आपकी कास्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी से हटी हो या उसमें ऐड हुई हो उसी केस में, वरना किसी केस में ये नहीं होता है. Also, I'll discuss all these notes because these are very very important. No change in the community status already indicated by a candidate in their application form for this examination allow की जाएगी. मतलब कोई हम चेंज अलाउ नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर दी रूल 21. वो मैंने क्या है बता दिया आपको. अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है. और आपकी जो डेट ऑफ क्लोजर रहेगी 16/5/2023, जो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की नहीं कर रहा हूँ. तो जो हमारे टाइम की थी, आपके टाइम की जो भी लास्ट डेट होगी आप देख लेना. तो उस लास्ट डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है. चाहे आप लास्ट दिन बनवा के अपलोड कर दो तो भी चलेगा. अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा. तो ऑब्वियसली वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 जो उससे पुराना फाइनेंशियल ईयर था उसी का होगा. तो उस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट वाली जो डेट होगी तभी तो बनवाओगे ना. तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए,
बट कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। तो ये आपको देना पड़ेगा अगर आप EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो। OBC कैटेगरी वाले को लास्ट 3 साल फाइनेंशियल ईयर्स के सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। एंड ये सब आपको जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट UPSC भवन जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सब आपको वहाँ पे फिजिकली भी देना पड़ेगा। ये इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट नंबर आपको बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से वो वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज वाइल गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। डेट ऑफ इशू ढंग से भर देना, डेजिग्नेशन जो भी है आप भर देना, बट तहसीलदार या उससे ऊपर रैंक का ही होना चाहिए। उससे नीचे की रैंक का कोई भी ऑफिसर होगा तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फुल एड्रेस जो भी होगा वो गूगल मैप से देख के उठा लेना, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पर एड्रेस नहीं लिखे होते, वो डाल देना। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट या कम्युनिटी जो भी आप जिसका भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक HREF लिंक होगा, कुछ नहीं है, एक लिंक सा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक टेबल खुलेगी, उसके ऊपर आपकी कास्ट आ जाएगी और आपका कोड आ जाएगा, वो आप उठाओगे और भर दोगे। स्टेट योर रिलीजन इफ़ यू बिलोंग टू SC, तो आप अगर हो तो उसमें आप रिलीजन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिलीजन ऐसे हैं ना जिनको SC कैटेगरी का नहीं माना जाता है, तो वो यहाँ पे ज़रूरी है आपको बताना। इफ़ यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी आप देख लेना, मैं तो नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया था। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप बता देना। देखो प्लेस ऑफ बर्थ में आपको काफ़ी ध्यान से भरना है, ऑब्वियसली जो है आपका तो वही भरोगे, बट ये चीज़ UPSC का जो DAF की समरी शीट होती है उसके ऊपर एग्जैक्टली दिखती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको ढंग से प्रिपेयर भी कर लेना। आपकी जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है उसको लिख देना। नेक्स्ट इज योर सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट, ये सब भर देना आपका। मैरिटल स्टेटस अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे भर देना, और आपकी स्पाउस की नेशनैलिटी को भी आप भर देना। लैंग्वेजेस में देखो मैंने लिख रखा है कि रीड राइट एंड स्पीक मेरी 2 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखो अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस मेंशन करोगे और UPSC बोर्ड में कोई आपको ऐसा मिल गया जो रीजनल लैंग्वेज जानता होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अननेसेसरीली यू माइट गेट इनटू ट्रबल। सेकेंडली, जो 8th शेड्यूल के अंदर जो 22 लैंग्वेजेस आपकी दी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस को यहाँ पे मेंशन करना, उन लैंग्वेजेस को मेंशन मत करना जो अनस्क्रिप्टेड हैं या फिर वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। एग्जामिनेशन जो आपने पास किए हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। आप रैंडम एग्ज़ाम्स यहाँ मेंशन मत करना। रीज़न इज़ क्योंकि आप खुद ही उनको ये सब चीज़ें बता दोगे। अगर सपोज़ आपने बैंक का कोई एग्ज़ाम दिया या रेलवे का कोई एग्ज़ाम दिया है, तो ऑब्वियसली जो पर्सनैलिटी टेस्ट लेने वाला बंदा होगा उसके दिमाग में ही जाएगा, यार ये तो हर जगह पैर मार रहा है, इसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए ये फॉर्म भर दिया इसने, बट ये सीरियस नहीं है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में फिर आपके मार्क्स उसी हिसाब से हैम्पर हो जाएंगे। यहाँ पे वही सब लिखो जितना जिसकी सेंस बनती है, या आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप इंटरव्यू में उनको एक्सप्लेन कर देना, जेन्युइन होगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट मत करना। तो यहाँ रैंडम एग्ज़ाम्स फालतू के भरने की ज़रूरत नहीं है, जो हैं वो हैं। फोर्स प्रेफरेंस की बात अगर मैं करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस तक बहुत ध्यान से भरेंगे, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ प्रेफरेंस में अंधाधुंध भर देते हैं। ठीक है, सपोज़ वो A और B में कन्फ्यूज हैं फोर्थ और फिफ्थ भरने में, तो कुछ भी भर देते हैं। देखो बहुत रेयर बंदे होते हैं स्टार्टिंग के कुछ 100 या 125 के आसपास जिनको उनकी मनचाही फोर्स मिलती है फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद वाले जितने बच्चे होते हैं उनको फोर्थ और फिफ्थ ही मिलती है। बाद में जब रैंक बनती है और आपने उस टाइम तक देखो आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगी, आपको आपकी फोर्सेस के बारे में धीरे धीरे और चीज़ें पता लगेंगी। तो ऐसा ना हो कि जब कल को फोर्स एलोकेशन हो रहा हो तो आपको ये कॉम्प्लेक्शन फील हो, यार उस टाइम पे मैंने गलत भर दी, काश मैं ऐसा करता। क्योंकि वंस यू फाइनली सबमिट द DAF उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। फोर्स एलोकेशन अगर आपने एक बार कर दी तो कर दी। तो फोर्स के मैंडेट एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इस चीज़ पे मत जाना कि किसकी प्रमोशन फास्ट है या क्या है, क्योंकि प्रमोशन एक डायनेमिक चीज़ है, केडर रीस्ट्रक्चरिंग होती रहती है टाइम टू टाइम, तो प्रमोशंस जो हैं वो टाइम टू टाइम फास्ट या स्लो होती रहती हैं। आज फास्ट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल भी फास्ट होगी, आज स्लो है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कल भी स्लो होगी। तो मैंडेट पढ़ लेना, उसके बाद ही करना। ऐसा दूसरे की सुन के मत भरना, अपने आप से पूछना कि आप क्या चाहते हो। सेकेंडली 11th पॉइंट इज़ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी रूल 6 में लिखी हुई है। कुछ नहीं है, ये डिग्री है आपकी, जो भी आपका डिग्री का सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगाना है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप या तो फाइनल ईयर मार्कशीट या फिर प्रोविजनल डिग्री बनवा के ले आना। उसकी डेट क्या होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा डिग्री का, उसका नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये वर्ड बाय वर्ड चेक करते हैं। डेट ऑफ इशू, उसके बाद में जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है वो,
फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑब्वियसली जो आपकी डिग्री होगी उस पर ये एड्रेस तो नहीं लिखा होता, तो ये आप कहाँ से निकाल के लाओगे भाई? गूगल मैप से देखोगे आप, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ देखो एडमिन ब्लॉक की क्या एड्रेस है वो दिया होता, तो वो उठा के वहाँ से चिपका देना। अगर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इफ़ यू डू नॉट पोजेस दी प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ डेट होती है वो लास्ट डेट, द क्लोजिंग डेट ऑफ द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होती है। तो जिस दिन आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे, जो आपकी लास्ट दिन है, जिस दिन डैफ की जो विंडो है वो बंद होने वाली है, उससे पहले पहले का किसी भी डेट का अपना डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर आपकी प्रोविजनल डिग्री हो तो वो लगा देना। अगर उसके बाद की होगी तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास फाइनल ईयर मार्कशीट है तो अपनी कॉलेज में जाओ और अपने कॉलेज में रिक्वेस्ट करो और उनको बोलो कि वो आपको प्रोविजनल डिग्री दे दें, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री ज़्यादा सेंसिबल लगती है और उस पर ये सब चीज़ें ज़रूर लिखी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और उसकी डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, और उनका फुल एड्रेस तो आप बाद में भर देना। बट ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्रोविजनल डिग्री पे लिखी होनी चाहिए। डू यू हैव एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन? भाई मेरे केस में तो नहीं थी, तो आपके केस में हो तो आप भर देना। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें, आप नेशनल सिक्योरिटी वाली फोर्स में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं जाननी, तो ये आप भर देना अगर आपकी है तो। मोस्टली की नहीं होती है तो नो ही आएगा। देन कम्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो भी आपकी हैं ये आप भर देना, इसमें तो बताने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट, तो मेरे पास है तो मैंने लिख दिया था। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आप लिख तो देते हो सकता है किसी के पास बी सर्टिफिकेट हो, बट ऐसा मत सोचना कि आप क्या सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे एनसीसी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मुझसे भी पूछे गए थे। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए तो इट मीन्स कि आपको ऐसे ही मिल गया ये सर्टिफिकेट, आपने कमाया नहीं है, तो आपके वहाँ पे मार्क्स जो है कम हो सकते हैं। तो मैंने एनसीसी के बारे में ढंग से पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री अभी क्या चल रहा है, कितनी सर्विसेज हैं, डीजी कौन है, मतलब सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था और मेरे से क्वेश्चंस पूछे भी गए थे। आप एक्स सर्विसमैन हो, मैं तो नहीं हूँ। आर यू अ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट? मैं नहीं हूँ। अगर आप हो तो आप उसमें डाल देना, इसमें शायद 5 साल की और आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है एज में। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए है ये पॉइंट, बाकियों के लिए नहीं है। तो उन्होंने डेट मेंशन की है कि 15/5/2024 या उससे पहले का रीसेंट 1 ईयर का होना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसके बाद ये सब चीज़ें आप भर लोगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप भर लोगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सब चीज़ें प्रिपेयर ज़रूर कर लेना कि आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी मदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी वाले ना इंटरव्यू के टाइम पे। देन ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इनमें से कुछ है तो बता देना, मेरे पास तो नहीं है तो मैंने नो किया हुआ है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल ये भर देना, मदर टंग आपकी क्या है वो भर देना, मेरी तो हिंदी है। उसके बाद वेदर यू हैव एवर अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, येस मैंने किया है। तो वो जो भी आपने किया हुआ है वो आपको यहाँ पे सारे भर देने हैं। प्लीज़ इस चीज़ को छुपाना मत, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूपीएससी के पास है ही। यूपीएससी को पता है आपने यूपीएससी के कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो शायद वो ये ना देख रहे हो कि ये सच कितना बोलता है। इस चीज़ से मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ता भाई, 5-5 7-7 अटैम्प्ट देने के बाद भी लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी छुपाना मत, यहाँ ढंग से भर देना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भरना, जो पहले दिया था वो पहले, जो बाद में दिया था वो बाद में। ऊपर से ये जो चीज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये समरी शीट में प्रेजेंट नहीं होती, एंड समरी शीट के बेसिस पे ही वो इंटरव्यू लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस पे से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एंड मेरे से भी नहीं पूछा था। आपको डिबार किया गया है क्या किसी एग्ज़ाम से? तो मेरे को तो नहीं किया गया है क्योंकि मैं पूजा खेड़कर नहीं हूँ। प्लीज़ गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, आपको ये प्राइज़, मेडल, स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में बताना है, एनसीसी सर्टिफिकेट। तो देखो, मैंने यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, बच्चे यहाँ पे भावुक होके कुछ भी भरने लगते हैं, अननेसेसरीली रैंडम चीज़ें भरने लगते हैं। सिर्फ उतना ही लिखना जितना वहाँ जाके आप जस्टिफाई कर पाओ, सिर्फ उतना ही मेंशन करना जिसको पढ़ के इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि ये बंदा तो मतलब शायद सूटेबल ना हो या शायद इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, थोड़ा फोकस लगे। ये आपको वही सारे वहाँ पे बतानी है चीज़ें जो लगे कि हाँ ये सारी फैसिलिटी एक ऑफिसर में होनी चाहिए।
मैं ऊपर से एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, सिर्फ आपको वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है जिनका आपके पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट प्रूफ हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैं स्टेट चैम्पियन हूँ रॉप स्कीपिंग में। मैंने हरियाणा स्टेट चैम्पियनशिप जीती थी, मेरे पास गोल्ड मेडल है 2011 वाली। बट उस टाइम मैं छोटा था, सैनिक स्कूल में था, तो हमें सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं दिए थे। हमें ये बोल के टाल दिया गया था कि सर्टिफिकेट बाद में आएंगे। मेरा स्कूल जो सैनिक स्कूल है वो करनाल में है, एंड जो ये टूर्नामेंट हुई थी फरीदाबाद में पलवल में हुई थी। तो सर्टिफिकेट जो है हमें नहीं मिले। आई डोंट नो उसमें क्या उन्होंने छेड़छाड़ की है, आज तक भी नहीं मिले। हालांकि मैंने 2-3 बार चक्कर काटे हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। बट मेरे पास मेडल है, मेडल तो जंग खा के ख़त्म हो जाता है, उसका तो क्या ही बनता है। तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप देख सकते हो मैंने उस चीज़ को यहाँ मेंशन किया ही नहीं है, क्योंकि आपको डैफ में अपलोड करना है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखना जो जिसका आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है। सेकंड, थर्डली, आपका जो कॉलेज में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया तो वो लिख देना। मैंने ये लिखा था, हालांकि किया तो और भी कुछ है। मैं बास्केटबॉल में भी गोल्ड मेडल ले रखा है, क्रिकेट में भी है मेडल, ऐसे काफ़ी सारे मेडल्स हैं मेरे पास। बट द थिंग इज़, मैं अगर उनको बोलूँ कि मैंने बास्केट भी किया है, मैंने ये भी किया है, वो भी किया है, तो मैं खुद ही अपना इंटरव्यू का सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। मुझे पहले ही लग रहा था कि अगर मैं ये सब चीज़ें लिखूंगा अननेसेसरीली तो मुझे पता नहीं क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं होती है। तो उतना ही बताओ जितना आप प्रिपेयर कर सकते हो, फालतू यहाँ पे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक सिंपल चीज़ मेंशन की थी, आई एम लीडर इन ड्रिल कंपटीशन। ऑब्वियसली आप फोर्स में जा रहे हो तो आपको ड्रिल, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे ना। तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू बोर्ड को ये पता है कि आप ऑलरेडी ड्रिल कंपटीशन में लीडर रह चुके हो, तो ऑब्वियसली आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको इस सेंस में मत भरना कि बस डैव भर दिया और हो गया। इसको इस सेंस में भरना कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी डिटेल दे रहे हो। तो इसको इंटरव्यू के नज़रिए से देख के चलना कि इसी बेसिस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप उसके बाद में अपनी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर आपकी हॉबीज़ भरोगे। देखो मैंने हॉबीज़ काफ़ी स्पेसिफिक भरी थी। फॉर एग्जांपल देखो, मैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में रुचि रखता हूँ, एंड्रॉयड डिवाइसेस में। तो एंड्रॉयड डिवाइसेस जो होते हैं वो तो स्मार्टफोन्स, उसके बाद में आपके कैमराज, उसके बाद में आपकी वॉचेस एंड सो ऑन, टैबलेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती हैं। बट मैं ऐसा बोलूँ तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे कुछ भी पूछेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक बोला एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। तो अब मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मुझसे पूछो तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के बारे में ही पूछना, इधर उधर का नहीं। प्लस आप ये देखो मैंने कैसे वर्ड यूज़ किए हैं, गेटिंग एक्वेंट। मतलब एक्वेंट का मतलब ये होता है कि मुझे बहुत अंदर डीपली नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऊपर ऊपर से पता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में। लेटेस्ट मतलब मेरे से पुराने मत पूछना, वो मत पूछना जब एंड्रॉयड स्टार्ट हुआ था 2004-5 के आसपास, 3 के आसपास, तो तब कौन से आए थे हिस्ट्री मत जानना, मुझसे लेटेस्ट के बारे में ही पूछना। प्लस पूरी दुनिया में क्या है वो मुझे नहीं पता, मैंने लिखा था अवेलेबल इन इंडिया। ठीक, तो अब इस हॉबी को पढ़ो, गेटिंग एक्वाइंट टू लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन इंडिया। तो मैंने बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया था उस चीज़ को, ताकि इंटरव्यू बोर्ड जो है उसका डोमेन छोटा हो जाए और वो वहीं से पूछे, बहुत ज़्यादा वास्ट ना पूछे। तो आपकी जो भी हॉबी है उसको भी आप थोड़ा स्पेसिफिक करो ताकि आपका सिलेबस ना बढ़े। ऊपर से इन चीज़ों को कॉपी मत करना, जो आपकी नेचुरल हॉबी है उसी को मेंशन करना, क्योंकि लास्ट में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके बारे में, तो आपको मुश्किल होगी अगर आप किसी की उठा के चिपकाओगे तो। एंड माई सेकेंड हॉबी वॉज फिलिंग सुडोकू। तो ये सच में मेरी हॉबी है, मैंने किसी की चिपकाई नहीं थी तो मैंने इसलिए भरी थी। तो ये मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ये भी दे दूँ कि ऐसा मत सोचना कि मेरी हॉबी बहुत ही फैंसी थी और मेरे को तो अच्छे मार्क्स मिले थे तो मेरी हॉबी आप चिपका दो, कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपकी हॉबी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाए तो कोई सेंस नहीं बनता हॉबी भरने का। हॉबी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तो 40% इंटरव्यू हॉबी पे चला था और मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बोर्ड ये चेक करना चाहता है कि आप ब्लफ तो नहीं कर रहे। उसके बाद आप कितनी बार आपने CAPF का एग्ज़ाम दिया है आप यहाँ पे दिखाओगे। अगर आपने पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी एक पेपर में बैठ के अपनी अटेंडेंस दी है तो उसको एक अटेम्प्ट कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा था बट आप पेपर देने नहीं गए कोई भी, तो उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाता है। तो इस चीज़ पे प्लीज़ डाउट मत पूछना, ये मैं यहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने कोई भी एक एग्ज़ाम दिया है ना पेपर 1 या पेपर 2 से, तो ही अटेम्प्ट माना जाएगा, तो उस हिसाब से अपने काउंट करके भर देना। तो आपने जो जो भरे हैं उसका आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन कौन से भरे थे, और आपको उनके रोल नंबर्स भी बताने पड़ेंगे। तो हो सकता है आपने 4-5 अटैम्प्ट दिए हों या 3-4 दिए हों, आप पुराने भूल गए हो आपके रोल नंबर,
तो जो रोल नंबर आप भूल चुके हो उसकी जगह पे आप 0 लिख सकते हो और काम ख़त्म करो। हैव यू एवर एक्सेप्टेड फोर्स एलोकेशन? जब भी आपकी हुई है तो आपने पोस्ट एक्सेप्ट किया, भाई मेरा तो हुआ ही नहीं था तो मेरा तो नो है। किसी का हुआ होगा तो वो डैफ आगे नहीं भर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी यहीं से वैलिडेशन लगाती है कि एक बार जो सिलेक्ट हो जाता है वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। उसके बाद आपका फ़ोटो प्रूफ ही आप भर लेना। लिस्ट ऑफ स्कैंड कॉपी जो आपको भरनी है बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा, प्लस नाम, फादर और मदर का नाम जो है वो भी यहीं से वेरीफाई वो करेंगे। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी डिग्री है यहाँ पे वो लगेगी। उसके बाद आपका अगर जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो यूपीएससी ने अपने एनेक्चर में दिया हुआ है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी, और ये जो अंडरटेकिंग आपको वहाँ पे फिजिकली सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। फोर्थ इज स्कैंड कॉपी ऑफ योर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एज कंसेशन। अगर आपका कोई भी कैटेगरी है तो आप उसमें एज कंसेशन मिलेगा, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो मिलेगा, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। फिफ्थ इज कॉपी ऑफ सिलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ। जो भी आपने सेलेक्ट किया, आधार कार्ड जो भी आपने मतलब फॉर्म भरते टाइम किया था वही सेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसकी कॉपी अपलोड करनी है आपने। उसके बाद आपका एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बीसी जो भी है वो आप अपलोड कर देना। एनी अदर सर्टिफिकेट के अंदर वो सारे सर्टिफिकेट आएंगे जो इधर आपने हॉबी में भरे थे, ये वाले हॉबी में नहीं, आपने ये जो ये वाला जो है ना 19 पॉइंट नंबर 19 क्लोज ए प्राइजेज मेडल्स स्कॉलरशिप एट्सेट्रा, ये जो भी हैं और ये एनसीसी वाले, ये सारे आपने वही भरने हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपने ये सब अदर वाले में भरने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट हैं, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का भी है, बास्केटबॉल का मैंने बता दिया, क्रिकेट का मैंने बता दिया, बट मैंने फालतू में इधर ज्ञान नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना सिलेबस फालतू में बढ़ा लूँगा। सर्टिफिकेट होने के बाद भी मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं भरी थी क्योंकि अननेसेसरीली ट्रबल क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। थोड़ा भरो, सिलेबस कम करो, इंटरव्यू में कम पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो आगे निकलो। हॉबीज़ भरते टाइम ब्लफ मत करना, जेन्युइनली उनको भरना। उसके बाद आपको डेक्लेरेशन देनी है, ये डेक्लेरेशन आप देख लेना, इसमें साफ लिखा हुआ है अगर आपने कुछ भी झूठ बोला इन दी इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट और इनएलिजिबिलिटी बीइंग डिटेक्टेड बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनेशन। ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम दे दिया तो बस हम तो पार हो गए। अगर एग्ज़ाम के बाद भी उनको पता लगा कि आपने कुछ छुपाया या झूठ बोला था तो कमीशन आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एंड द सेम थिंग इज़ ऑल्सो बिंग डन विद रिस्पेक्ट टू पूजा खेड़कर। इन्होंने जो भी किया था आपको पता ही है, तो इनके बाद एग्ज़ाम देने के बाद इनको तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, ये अपनी ट्रेनिंग में थी तब इनको डिबार किया गया है क्योंकि इन्होंने धांधलेबाजी की थी। तो जो भी रूल है वो ये है। उसके बाद आप अपना सारा बताओगे उनको कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप साइन कर दोगे और वो डिक्लेरेशन चली जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो यूपीएससी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लस यूपीएससी हैज़ क्वासी जुडिशियल पावर्स, उनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी हैं। तो इसी वजह से वो एक तरीके से आपसे एक एफिडेविट ले रही हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो यहाँ झूठ मत बोलना वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। आई हैव इन्फॉर्म्ड माई हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन राइटिंग कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने केस में करोगे, ये स्टार लगा हुआ है ना, कंपलसरी है, तो ये आपको करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे साथ में कुछ दोस्त हैं जो अभी एसी वर्किंग हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो जब भी एग्ज़ाम के लिए किसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपने आईजी को रिटर्न में बताते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। वो आईजी जब एग्ज़ाम जब भी वो बंदा एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो आईजी उनको एक एनओसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो एनओसी सर्टिफिकेट कमांडेंट सर के पास जाता है, फिर कमांडेंट सर उनको एग्ज़ाम देने के लिए जाने देते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप मतलब फोर्स में आ गए तो आप कुछ भी करोगे, आपके प्रोटोकॉल्स रहेंगे और आप चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करोगे। तो ये चीज़ वो यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को बता के आए हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो एक मेल अगर आपने की होगी अपने एचओडी को तो वो भी काम कर जाएगी। सेकेंडली, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूपीएससी का जो मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, ये तीनों मेंबर्स होते हैं, इनके पास समरी शीट होती है, और समरी शीट ये है जो इस तरह की दिखती है। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि यूपीएससी बोर्ड को एक कैंडिडेट की शीट में क्या नज़र आता है।
रोल नंबर हो गया, आपका एग्ज़ाम हो गया, नाम हो गया, आप प्लेस ऑफ बर्थ मैंने बता दिया आपको, ये दिखेगा उनको। आपके जो मेडल्स हैं, प्राइजेज़ हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपकी अचीवमेंट्स हैं जो, और आपकी हॉबीज़ जो हैं। तो ऑब्वियसली यहीं से क्वेश्चंस पूछेंगे वो, इसीलिए मैंने बोला था यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल फिलिंग इन योर प्राइजेज़, मेडल्स एंड हॉबीज़। तो आपको यहाँ पे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ मत करना और किसी और की चिपकाना मत, क्योंकि वहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो उनको दिखेंगी समरी शीट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रैंडमली प्रेफरेंसेस मत भरना। ये मैं दोबारा समरी समझा रहा हूँ आपको। आपके पास एनफ टाइम है, टाइम लो, फोर्सेस के बारे में जानो, उनके मैंडेट के बारे में जानो, उसके बाद ही यहाँ पे प्रेफरेंसेस भरना। डोंट कॉपी एनीवन्स हॉबी, चिपकाना मत, अपनी खुद की इंट्रोस्पेक्शन से बताओ, पता लगाओ कि आपको क्या पसंद है। ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ हॉबी कैसे हो सकती है। हॉबी की डेफिनेशन पढ़ो गूगल पे जाके, तब आपको पता लग जाएगा कि हॉबी क्या क्या हो सकती है। बी वेरी स्पेसिफिक वाइल फिलिंग अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यू कैन स्टेयर योर ऑन इंटरव्यू, क्योंकि आप जो बता रहे हो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें बताओ ना जो आप इंटरव्यू में फेस करना चाहते हो, या आप जिन पे चाहते हो कि क्वेश्चंस पूछे जाएं। मैंने अपना इंटरव्यू खुद स्टेयर किया था, इसके ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना इंटरव्यू खुद कैसे स्टेयर कर सकते हो। बट उसमें फर्स्ट स्टेप ही यही है कि आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही वाइजली भरना है, अंधाधुंध नहीं भरना है, क्योंकि अननेसेसरली फिर इंटरव्यू के टाइम पे आप ट्रबल क्रिएट करोगे और उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए मैं उसी सीक्वेंस में ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज वाइल फिलिंग इन डिटेल्स इनटू योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। The panel will be traversing your summary sheet, hence be precise here. So I hope कि ये वीडियो बनाने का मेरा जो भी मोटिव था वो मेरा फुलफिल हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा कि डैब भरते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। That's all folks, and I'll see you soon in my next video.